हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम के खबर को लेकर। आज जिस क्राइम की खबर को सुनाने जा रहा हूँ इसमें होता ही हुआ है सुबह सुबह 28 अगस्त को सुबह सुबह एक पुलिस स्टेशन में फ़ोन जाती है और फ़ोन करने वाली एक लड़की होती है। अब जब फ़ोन उठाता है पुलिसकर्मी, वो लड़की बताता है कि जो मेरे घर में यानी हमारे दोस्त के घर में, वो अपने दोस्त के घर में मौजूद थी। जो मेरा दोस्त और मैं सो रही थी। कल रात को हम लोग खाना पीना खाकर सोए, लेकिन सुबह होते ही मेरे दोस्त को किसी ने मार कर चला गया और वो मेरे बगल में पड़ी हुई है। पुलिस को सुन के तो अजीब लगा, जो बगल में पड़ी हुई है मार के चला गया तो इसे कैसे नहीं पता। खैर, पुलिस को जब मर्डर की बातें सुनाई दिया फ़ोन पे, तो पुलिस का काम बनता है, पुलिस दल बल के साथ उस जगह पर पहुंचता है जिस जगह से फ़ोन किया गया था। एड्रेस पूरा दिया गया था। उस जगह पे पहुंचने के बाद पुलिस का भी हाथ पैर फूल जाता है, क्योंकि उस बेड पर एक जवान लड़की की 25 वर्षीय लड़की होती है। खून से सना हुआ बेड पर उसकी लाश पड़ी थी। अब जब उस फ्रेंड को पूछा जाता है तुम कहाँ थी, क्योंकि बेडरूम में की थी। अगर वो पूरी रात दोस्त के साथ थी, ऑब्वियसली बेडरूम में ही थी, तो फिर दोस्त को कैसे पता नहीं चला। तो इस पर दोस्त एक कहानी सुनाती है। उस कहानी को यकीन करना तो मुश्किल है, जो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि कोई अगर बगल में लेटी रही और उसके साथ ये हादसा हो जाए, यकीन करना मुश्किल है। लेकिन पुलिस को पूरी बात बताए, जो इस वजह से मुझे पता ही नहीं चला। पूरा डिटेल में बताऊंगा। इसी घटना को आज सुनाने जा रहा हूँ। कहाँ का है पूरा डिटेल दूंगा, कैसे ये मर्डर हुआ है, किसने किया, किसके ऊपर शक था। उसको हिरासत में भी लिया है पुलिसकर्मी, लेकिन जिस हिसाब से दोस्त का कहना है, तहरीर है, पुलिस को भी हजम नहीं हो रहा है। इस पर बहुत सारे पुलिसकर्मी का भी बयान आया, खास करके वहाँ के डीसीपी का बयान आया जो इस पूरा मामले को देख रहा था। उसके बाद माँ का कहना है, एक पिता का क्या कहना है, जो मरने वाली लड़की है। पूरा डिटेल दूंगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो ही यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है, इस वीडियो को दूसरे तक शेयर करेंगे तो दूसरे भी इस वीडियो को देख पाएंगे। तो फिर चलिए जानते हैं पूरा घटना। घटना जो है बेंगलोर का है। बेंगलोर यानी कर्नाटक का राजधानी है बेंगलुरु। इसी बेंगलुरु में एक जगह से फ़ोन आती है पुलिस स्टेशन में। उस जगह का मैं आपको नाम बताना चाहूँगा। उपनगर से एक लड़की की फ़ोन आती है पुलिस स्टेशन में सुबह के वक्त करीब 8:30 बजे। पुलिस को बताया जाता है हमारे मकान नंबर 241 पे हम लोग रहते हैं। पूरे एड्रेस देता है। पुलिस उस जगह पर पहुंचता है। जाने के बाद देखता है कि मकान में एक, उस फ्लैट में, जो 241 नंबर सेकंड फ्लोर का जो फ्लैट है, उस फ्लैट में एक जवान लड़की की लाश पड़ी है और खून से सना हुआ। अब खून से सना हुआ उसी बेडरूम में एक लड़की और मौजूद थी जिसने फ़ोन किया। उसका नाम जो होता है ऐश्वर्या। ऐश्वर्या ने फ़ोन किया था पुलिसकर्मी को। अब ऐश्वर्या से पूछा जाता है तुम कौन हो, मरने वाली कौन है। मरने वाली का पहचान जो है नव्यश्री। नव्यश्री जो है 25 साल की होती है और ऐश्वर्या उसके फ्रेंड है। दोनों उसी बेडरूम में कल सोई थी, लेकिन सुबह के वक्त ऐश्वर्या को लगा, ऐश्वर्या का नींद जब खुली तो उसे कुछ गीला महसूस हो रहा था, जो बेड भीग चुका है। अब उसे अजीब लगा तो उसकी नींद छूटी। लेकिन जब वो गौर करती है तो देखता है कि बेड पे तो खून पड़ा हुआ है, यानी खून से भीगा हुआ है। खून से पूरा चद्दर वगैरह जो भी गद्दा था वो भीग चुका है। अब वो जब करवट बदली तो बगल में उसकी सहेली थी नब्बश्री। नब्बश्री जो है उसका गला रेत दिया गया था, यानी उसकी मौत हो चुका था। इसे देख के तो उसके चीखे निकल जाते हैं। फिर उसके बाद वो पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है। लेकिन यहाँ ये सोचने वाली बात है, पुलिस को भी लग रहा था दो सहेली एक ही बेड पर, एक ही बेडरूम में सो रही होती है और कोई आया, आने के बाद उसकी सहेली का गला रेत दिया, उसकी मौत हो गई, दर्दनाक मौत हो गई। फिर पास में सो रही है सहेली को कैसे नहीं पता, पास में सोने वाले बंदे को कैसे नहीं पता चला। ये पुलिस के लिए भी आश्चर्य हो रहा है। लेकिन ऐश्वर्या तहरीर दे रहा है। ऐश्वर्या खुद पुलिसकर्मी को बुलाया। शक तो पुलिस का ऐश्वर्या के ऊपर गया, लेकिन अगर ऐश्वर्या के ऊपर शक जाता तो ऐश्वर्या क्यों बुलाती और ऐश्वर्या खुद से वो भाग जाती। लेकिन ऐश्वर्या से पूछता है जो कौन है, तुम क्यों आए हो। तो इसमें ऐश्वर्या अपने बारे में बताती है, मैं और नभश्री जो है बचपन की सहेली है, हम लोग इसी कर्नाटक के रहने वाले हैं। और कर्नाटक में एक ज़िला का नाम बताते हैं। हम लोग बचपन, जो हम लोग का पैदाइश जो उसी ज़िला में है हुई थी और हम लोग वहीं पले बड़े।
लेकिन जब बड़ी हुई तो ऐश्वर्या को, जो नभश्री है, इसको एक लड़का से प्यार हो जाती है। लड़के का नाम है किरण। किरण से जब प्यार हो जाती है, इस बारे में घर वाले को वो बताती है नभश्री। और नभश्री जो है कर्नाटक फिल्म इंडस्ट्री, जो सैंडलवुड से नाम जाना जाता है, जो कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री है, सैंडलवुड से जुड़ी हुई थी। वो फिल्मी दुनिया में काम करती थी, छोटा मोटा जो भी है, डांसिंग के तौर पे या कोरियोग्राफर के तौर पे काम करती थी वो। लेकिन ये जो किरण है, किरण कैब ड्राइवर था, यानी कैब चलाता था। अब कैब ड्राइवर से उसका दोस्ती होता है पहला, धीरे धीरे फिर उसके बाद प्यार में तब्दील हो जाता है। अब दोनों प्यार करने लगा, दोनों एक दूसरे से साथ जीना चाहता था, इसीलिए दोनों अपने अपने घर वाले को बताया। किरण अपने घर वाले को बताया और नभश्री जो है अपने घर वाले को बताया। नभश्री के माता पिता का 2 ही बच्चे होता है, ये नभश्री है, एक और है। अब बेटी जिसके साथ खुश रहेगा, इसीलिए माता पिता ने सोचा चलो ठीक है। अब वो ज़्यादा काम तो नहीं करता था, एक कैब ड्राइवर है, इसीलिए अब लड़की का पसंद है तो माँ बाप ने रोका नहीं। ऐसे बहुत सारे माँ बाप होता है, बहुत सारे पेरेंट्स होता है जो बच्चे लोगों के खुशी के लिए वो लोग मान जाते हैं। वैसे ही होते हैं नभश्री का जो माता पिता है, मान जाते हैं जो लड़की इसी के साथ खुश रहेगी, किरण के साथ, उन दोनों का शादी करवा देता है। शादी जब हो जाता है, क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी नभश्री, और बेंगलुरु आना पड़ा। बेंगलुरु में आके दोनों पति पति रहने लगता है। ये एस पुलिस वाले को तहरीर दे रही थी और अपने प्रेम के बारे में सब कुछ बता रही थी। इसी बीच ऐश्वर्या को, नभश्री को लगने लगा जो उसके पति जो है उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं कर रहा है। और इसके पीछे का जो वजह थी, ऐश्वर्या बताती है, जो मुझे मेरे दोस्त नभश्री ने बताई थी, जो मेरे ऊपर शक करता है वो किरण जो है मुझे लेकर शक करता है, जो मेरा अलग अलग लोगों से मेरा रिश्ता है, और इसी शक के बिना पर जो है वो मेरे ऊपर टॉर्चर करता है, मेरे ऊपर हाथ उठाता है। हम दोनों का रिश्ता जो है अच्छा नहीं चल रहा है। अब दोनों का रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, इस वजह से रोज का ये आए दिन झगड़ा विवाद होते रहता दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में, किरण और नभश्री के बीच में। नभश्री जो है अपने बचपन की दोस्त ऐश्वर्या का ये सारे बात डिस्कस करती फोन पर। लेकिन 27 अगस्त को, यानी मंगलवार के दिन, नभश्री जो है ऐश्वर्या को फ़ोन करती है और उसे वो कहती है, जो मुझे अपने घर में अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, यानी जिस घर में वो रहती थी पति के साथ, वही 241 नंबर फ्लैट, मकान नंबर 2nd फ्लोर में, जो जिस फ्लैट में रहती थी वो, जो मुझे ऐसा लग रहा है मेरा पति मुझे मार देगा। लेकिन ऐश्वर्या समझाती है, तेरा वहम हो सकता है, तू इतना भी क्यों सोच रहे, जो तेरा पति तुझे तेरा जान ले लेगा। लेकिन ऐश्वर्या को नभश्री रोते हुए कहती है, तो ऐश्वर्या को भी मामला सीरियस लगा। ऐश्वर्या कहती है, ठीक है मैं आती हूँ, क्योंकि नभश्री खुद उसे बुला रही थी, तो तुम आ जाओ, तुम्हारा साथ मिलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। नभश्री ऐश्वर्या को बुलाती है। ऐश्वर्या जो शाम तक उसके पास पहुंच जाती है, वही असेंबली लेआउट में पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद अब दोनों में बातचीत होती है, दोनों सहेली में बातचीत होती है, नभश्री और ऐश्वर्या में सब कुछ बात होती है। अब ऐश्वर्या को लगा, पूरी बात सुनने के बाद, ये मामला जो है, मैटर जो है बहुत सीरियस लगा। इस वजह से ऐश्वर्या जो है, इन दोनों का एक कॉमन फ्रेंड भी होता है जिसका नाम है अनिल। अनिल को फ़ोन करती है ऐश्वर्या और नभश्री के बारे में बताती है। अनिल कहता है, ठीक है तुम दोनों यहाँ पर आओ, एक जगह का एड्रेस दिया जाता है, तुम दोनों यहाँ पर आओ, मेरे पास आओ, कुछ सोल्यूशन निकलता है इसके बारे में। उसी 27 अगस्त को ही जो है, ऐश्वर्या और नभश्री अनिल से मिलने के लिए गाड़ी से निकल जाती है। उसके बाद अनिल को पिक करता है, तीनों मिलकर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, तीनों खाना भी खाते हैं। तीनों खाना खाने के बाद अनिल जो है बार बार इस नभश्री को कह रहे हैं, अगर तुम्हारे पति से तुम्हें ऐसा लग रहा है, तुम्हें खतरा है, डेंजर बन चुका है तुम्हारे पति तुम्हारे लिए, तो तुम्हें कंप्लेन दे दो, पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन दे दो। पुलिस वाले उसे अगर बुलाकर डराएगा धमकाएगा, हो सकता है वो सुधर जाए। ये सलाह अनिल जो है ऐश्वर्या और नभश्री के सामने नभश्री को दे देता है। फिर उसके बाद टाइम होता है, वो लोग डिनर करते हैं, करने के बाद घर लौट आते हैं। अनिल को अपने घर छोड़ देता है। फिर ऐश्वर्या और नभश्री जो है, नभश्री के घर में दोनों सहेली आ जाती है। आने के बाद ये दोनों यहीं पर रहने लगती है। रात होती है। अब जब नभश्री का घर है तो किरण का भी घर है, तो किरण घर पर क्यों नहीं था, क्योंकि इन दोनों पति पत्नी के बीच में जब से विवाद हो रहा था, दोनों का कोई ठीक ठिकाना नहीं रहता। अभी ऐसे काम के सिलसिले में कभी नभश्री आती है घर पर तो कभी किरण आता है, मतलब दोनों का कोई टाइम फिक्स नहीं है जो दोनों एक ही वक्त पर घर पर मौजूद होता। दोनों अलग अलग टाइम पे आते हैं और उसी फ्लाइट का चाबी जो है दोनों के पास था, एक किरण के पास था तो दूसरा नभश्री के पास था।
और ऐसे ही दोनों पति पत्नी में अनबन था, तो जानबूझकर किरण आता भी नहीं था, जो अभी तो नब्बेश्री घर पर होगी, अभी मैं नहीं आऊँगा, यही सोच के जो है दोनों एक दूसरे से अलग अलग रहते थे। अब रात को खाना खाया, उसके बाद आकर नब्बेश्री और ऐश्वर्या एक ही बेड पर सो जाते हैं, क्योंकि बेडरूम एक ही था, अब किरण नहीं था तो दोनों सो जाते हैं। लेकिन सुबह 28 अगस्त को ये कांड हो जाता है। 28 अगस्त को जब कांड हो जाता है, पुलिस वाले आते हैं, पुलिस को ये सारी बात ऐश्वर्या बताती है। अब पुलिस को लगा जब नब्बेश्री को ऐसे दर्दनाक मौत दिया गया, चलो ठीक है उसके पति ने मारा होगा, जिस हिसाब से ऐश्वर्या ने कहा, पूरी घटना सुनाए। अब पुलिस को लगा हो सकता है किरण नहीं मारा होगा, क्योंकि दुश्मनी जो है किरण के ही साथ, पति के साथ ही बताया जा रहा है, और शक का ऐसा बीमारी है जो कोई इंसान जो है कुछ भी करने को तैयार होता है, और ये तो पति है, शक के बिना पर पत्नी को मार भी दिया होगा, ये सच्चाई भी हो सकता है, लेकिन अब तो पुलिस के जांच में पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी सवाल पुलिस को ये लग रहा था, जो ऐश्वर्या उसके बगल में ही लेटी हुई थी, तो ऐश्वर्या को क्यों नहीं पता चला नब्बेश्री को इतनी दर्दनाक मौत दिया गया। तो इस पर जो है ऐश्वर्या तहरीर देती है, जो 27 अगस्त की रात हम तीनों दोस्त जब डिनर किया, उसके बाद मैं ड्रिंक्स भी ली थी, यानी मैं शराब पी थी, और शराब पीने की वजह से मैं नशे में थी, और मैं आई घर पर, बेड पे आते ही जो है मैं गहरी नींद में सो गई, ये तहरीर दिया। लेकिन पुलिस को लगा चलो ठीक है शराब पिया, और शराब पीने के बाद इतना ज़्यादा नशा हो गया कि उसके बगल में लेटे किसी इंसान को ऐसे दर्दनाक धारदार हथियार से उसका गला काट देता है, यानी जब गला काटा तब तो तड़पा होगा, या फिर चीखी होगी, चिल्लाई होगी, हाथ पैर मारा होगा, तो फिर ऐश्वर्या को कैसे नहीं पता चला। एक क्वेश्चन मार्क, एक सवाल है पुलिस के लिए। लेकिन पुलिस जब इस केस को छानबीन कर रहा था, वहाँ के डीसीपी ने बताया, जो ऐश्वर्या को ऐसा हम लोगों को लगा, उसको उस बेडरूम से लेकर गया, उसका पति किरण आया, एंट्री किया घर के अंदर, फिर उसके बाद उसको उस बेडरूम से बाहर के हॉल में लेके गया, हॉल में ले जाने के बाद ऐश्वर्या को मौत दी, और फिर उसके बाद बेड पे लेटा दिया। अगर इस तरीके से मौत मिली, तो जहाँ पर उसका गला काटा गया वहाँ पर खून क्यों नहीं था, या फिर जब उसको उठाकर लेकर जा रहा था, क्या नब्बेश्री भी इतनी ज़्यादा नशे में थी जो उसे पता ही नहीं चला, उसको बेड से उठाया जा रहा है, फिर दूसरे कमरे में ले जाया जा रहा है, या हॉल में लेके जा रहा है, फिर उसको मौत दे देती है। ये भी एक अजीब सी थ्योरी है। लेकिन पुलिस अभी इस पूरे मामले का जांच कर रहा है। फिलहाल उस किरण को, कैब ड्राइवर जो नब्बेश्री का पति है, उसको हिरासत में ले लिया, उसे पूछताछ हो रहा है। लेकिन इसी बीच जो है ऐश्वर्या, जो नब्बेश्री का माँ है, उनका कहना है जो मेरा दामाद जो था किरण, शुरू से ही हम लोग को पसंद नहीं था, लेकिन बेटी की पसंद थी। वैसे ही वो काम काज करते नहीं है, बेटी का पसंद थी, बेटी उसके के साथ खुश रही थी, उसके साथ जीना चाहती थी, उसके साथ पूरी ज़िंदगी जीना चाहती थी। अब बेटी की जिद के आगे हम लोग भी हार गए, तो बेटी का शादी उसी के साथ करवा दिया, एक कैब ड्राइवर के साथ। जो माँ का कहना है वही पिता का भी कहना है, जो नब्बेश्री का पिता है। तीनों का बयान मैं आप लोगों को छोड़ते हुए जाऊँगा, जो यहाँ पर आप लोग देखेंगे। माँ, उसके बाद डीसीपी, जो डीसीपी इस पूरे मामले का जांच कर रहा था, उसके बाद पिता का भी बयान जो दिया है इस मर्डर को लेकर, किसको दोषी मानता है। सब लोगों का कहना है कि किरण नहीं मारा है, लेकिन जिस हिसाब से मौत दिया गया, पास में ही बगल में ही एक उसकी सहेली, बचपन की सहेली लेटी थी, उसे पता नहीं चला। ये पुलिस के लिए भी सवाल है। हर लोगों के जहन में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, जो हो सकता है ऐश्वर्या का भी हाथ हो, लेकिन वो तो पुलिस को पता है, पुलिस जांच करेंगे तब पूरी मामला सामने आएगा। ಹೋಗ್ಬೇಡ, ನನ್ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಯಾರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಾಚ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲದು ಟಾರ್ಚರ್. ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ದ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳು ಹೋಗಿದ್ವಿ ಮನೆಗೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಮನೆಯವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳು ಹೋದಾಗ ಫುಲ್ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅಂತ, ನಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೂ ನನಗ್ ಬಿಡಲ್ಲಮ್ಮ ಇವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ದ, ಅವ್ನ್ ತಗೊಂಬಂದ್ ತೋರಿಸ್ದ. ಇವಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಂಟಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಕ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ. ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅವ್ನ್ ನನಗ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಕ್ ತಂದಿರೋದಮ್ಮ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಮನೇಲಿ ರಕ್ತಪಾತ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡಕ್ ಬರ್ತೀರಾ ನೀವು? ನಡಿ ಇವಾಗ್ಲೇ ಹೋಗೋಣ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೂ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ. ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಕರೆದ್ರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಕರೆದ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಮೇಡಮ್, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲ್ಲ, ಏನಾರು ಗಲಾಟೆ ಇತ್ತ ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲ, 3 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಮದುವೆ ಆಗಿ. 2.5 ವರ್ಷ. ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಗಲಾಟೆ? ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವನು? ಅವನೇನು ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ.
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿತ್ತ. ಇವಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮನೆಗೆ ಈವೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಲು, ಒಂದು ವಾರ ಮನೆಗೆ ಬರ್ದೇನೆ ಈವೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ ನೈಟೇ ಈ ತರ ಮಾಡಿರೋದು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಆಕೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ಅಫೇರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಆತ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಆಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾನೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರೆ, ಜಗಳ ಆಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆಕೆ ಒಂದು ಚಾಕುವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ನು ಅವರು ಮಲಗಿರ್ತಾಳೆ, ಅವಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲಗ್ತಾಳೆ ಚಾಕು ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಈತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ಬಂದು ಆಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಐರನ್ ರಾಡ್, ಅವ್ರ ಮನೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಐರನ್ ರಾಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಬೆಡ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಏನು ಜಗಳ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಆಕೆಗೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಆಕೆ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾಕುವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಆಕೆ ಕತ್ತನ್ನು ಕುಯ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಹೊರಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಫ್ಲೋರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇದಿರ್ತದಲ್ಲ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್, ಅದನ್ನು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆಕೆಯ ಫ್ರೆಂಡ್, ಈಗ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನಿದ್ದಾಳೆ, ಆಕೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಎದ್ದಾಗ ನೋಡ್ತಾಳೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ನವೇಶ್ರಿಯ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇರೋದೇ 2 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಅವರೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ರೈತನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ನು ಈ ಥರ ಕ್ರೂರ ಆಗ್ತಾನಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕತ್ತು ಕೊಯ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವನು ಇದಾಗಿದೆ, ನಂಬಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅವನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ ಯಾವಾಗ ಈತ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದ್ರು ಸರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ? ಅವ್ರು ಬಂದು ಭಾಳ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಬಿಟ್ರೆ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿ ಒಂದು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೆ, ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು. ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜೇನೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ನಾವೇ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸುಖದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಟಾರ್ಚರ್ಗಳು ಶುರು ಮಾಡಿದ. ಆಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವಳ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅನುಮಾನ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅವಳಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆಗೆ. ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ತದನಂತರ ಅವನ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಈ ಥರ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ತದನಂತರ ಅವನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೊರಿಸಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲ ಕೊಲೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಮನೆಗೆ. ಜನರಲ್ ಗಂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ಆಕೆ ಫ್ರೆಂಡನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ಅದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ. ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು ಇದು ಆತನಿಗೆ ಆಕೆ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಇರ್ತದೆ, ಇದು ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅವನು ಆಕೆಯ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕಿಚನಲ್ಲಿರೋ ಚಾಕುನ ಅವಳು ಇಟ್ಕೊಂಡೋಗಿರ್ತಾಳೆ. ಹಾಲಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆದಮೇಲೆ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗೆ ಆಕೆ ಅದನ್ನು ಚಾಕುನ ಇಟ್ಕೊಂಡೋಗಿರ್ತಾಳೆ. ಮೇ ಬಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವನು ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೋಗಿರ್ತಾಳೆ. ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಕೆ ಏನು ತುಂಬ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಒಂಥರ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ. ಗೊತ್ತಾ. तो ये था वो पूरा घटना. अपने साथ साथ अपने परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. कुछ कहना है, कुछ बताना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा. थैंक यू वेरी मच.